जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि ये पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए समझते हैं। दो ध्रुवीयता का अंत को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है। तो यहाँ दो ध्रुवीयता का अर्थ दो महाशक्तियों से या दो शक्तिशाली देशों से जोड़ करके देखा जाता है। एक है अमेरिका और दूसरी महाशक्ति है सोवियत संघ। यानी कि ये जो देश है, एक अमेरिका और दूसरा एक संगठन है सोवियत संघ। इन दोनों के लिए ही दो ध्रुवीयता या दो सुपर पावर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों के अलावा विश्व में और भी देश है, तो सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ के लिए ही क्यों दो ध्रुवीयता शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसे समझने से पहले हमें समझना होगा द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, जो कि हुआ था 1939 से 1945 तक, यानी 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था, दो गुट थे यानी कि दो संगठन थे। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र, यानी कि विश्व के जितने भी शक्तिशाली देश थे उन्होंने आपस में एक ग्रुप बनाया था, संगठन बनाया था और आपस में लड़ रहे थे। पहला ग्रुप था जिसका नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरा ग्रुप था जिनका नाम था धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र के अंदर कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी जिसे यूएसए कहते हैं, सोवियत संघ और चीन। धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? जापान, जर्मनी, इटली। अब इन दोनों के बीच में यानी कि इन दो गुटों के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक होता है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र पूरी तरीके से पराजित हो जाता है, पूरी तरीके से हार जाता है। जीतता है मित्र राष्ट्र, और मित्र राष्ट्र में भी जीते हुए जो देश होते हैं इनमें से ब्रिटेन और चीन उस समय उतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होते। केवल दो प्रभावशाली देश उभर कर सामने आते हैं। एक था संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ये ही दो महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं। अब इन दोनों देशों के बीच में मैं प्रथम यानी कि विश्व में सर्वोच्च या अधिक शक्तिशाली कौन होगा, इसको लेकर के दोनों देशों के बीच में एक मतलब कि जंग छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया, जिसे शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब अमेरिका की कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि अमेरिका को पहली दुनिया के नाम से जाना जाता था। ये अमेरिका पूंजीवाद का प्रतीक था, यानी कि ये पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करता था। तीसरी, पश्चिमी यूरोप पर प्रभाव था, यानी कि यूरोप के मैप को अगर आप दो हिस्सों में बांटेंगे तो पश्चिमी यूरोप पर अमेरिका का प्रभाव था। इसी तरीके से सोवियत संघ की भी कुछ विशेषताएं थी, जैसे सोवियत संघ के लिए दूसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये साम्यवाद का प्रतीक था, यानी साम्यवाद का प्रतिनिधित्व करता था, और पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का प्रभाव था। यानी अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें अमेरिका और सोवियत संघ के बारे में, तो जहां अमेरिका को पहली दुनिया के नाम से जाना जाता था, वहीं सोवियत संघ को दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता था। अमेरिका जहां पूंजीवाद का प्रतीक थी, पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करती थी, वहीं सोवियत संघ साम्यवाद का प्रतीक था या साम्यवाद का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा, पश्चिमी यूरोप पर अमेरिका का प्रभाव था, तो पूर्वी यूरोप के देशों के ऊपर सोवियत संघ का प्रभाव था। अब नेक्स्ट टॉपिक है बर्लिन की दीवार, यानी कि जब आप ये चैप्टर खोलेंगे तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक और छोटा सा टॉपिक है जिसे बर्लिन की दीवार के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या है कि एग्जाम में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस या एक या दो नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो आइए समझते हैं बर्लिन की दीवार के बारे में। तो ये जो आपको इधर इमेज में दिखाई दे रही है, ये बर्लिन की दीवार थी। एक्चुअली क्या थी ना, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, जिसके बीचों बीच में एक दीवार बनाई गई थी, उसी को बर्लिन की दीवार के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाद में यहाँ की जनता ने इस दीवार को गिरा दिया था। क्या था, 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। यानी ये दीवार कब बनी थी? 1961 में, और बर्लिन को दो हिस्सों में विभाजित करती थी, पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्से में। ये इसकी जो कुल लंबाई थी वो 150 किलोमीटर लंबी थी और ये 28 वर्षों से ज़्यादा समय तक खड़ी रही थी। मतलब इसे बनाया 1961 में गया था और 9 नवंबर 1989 को यहाँ की जनता के द्वारा तोड़ दिया गया था।
जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की शुरुआत, यानी कि जैसे ही बर्लिन की दीवार को तोड़ा जाता है, तो इससे जर्मनी का एकीकरण होता है, जिसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहते हैं, और साम्यवादी खेमे की समाप्ति होती है, यानी कि सोवियत संघ की समाप्ति के रूप में, शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में इसे जाना जाता है। इस शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी, यानी कि जो कोल्ड वॉर हुआ था, शीत युद्ध हुआ था, उसका सबसे बड़ा प्रतीक के रूप में बर्लिन की दीवार को जाना जाता है। और बर्लिन की दीवार पूंजीवाद और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी, मतलब कि इसको बर्लिन को जो दो हिस्से किए गए थे, इसमें पश्चिमी हिस्से पर पूंजीवाद और अमेरिका का प्रभाव था, जबकि पूर्वी हिस्से पर साम्यवादी सोवियत संघ का प्रभाव था। अब हम समझते हैं कि सोवियत संघ किसे कहते हैं, सोवियत संघ का अर्थ क्या होता है। तो रूस ने क्या किया था, 15 देशों को मिला करके एक संगठन बनाया था, जिसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता। अब क्या था कि सोवियत संघ में सबसे प्रमुख देश रूस था, और इसने अपने आसपास के 15 देशों को मिला करके एक ग्रुप बनाया, यूनियन या संगठन बनाया, जिसे सोवियत संघ या सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, और इसी क्रांति के बाद आगे चल करके सोवियत संघ की स्थापना होती है। यहाँ ये सोवियत संघ का मैप दिख रहा है, जिसमें रेड कलर से जो दिखाई दे रहा है ये रशिया है, और साइड साइड में ये जो छोटे देश है, तो रूस ने इन्हीं छोटे देशों के साथ मिला करके एक पूरा का पूरा एक संगठन या यूनियन बनाया था, जिसे यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब इसकी कुछ विशेषताएं ही, जैसे सोवियत संघ का क्या पूरा नाम था? तो सोवियत संघ को सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ, यानी कि इंग्लिश में इसे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि ये इसका पूरा नाम है। और इसको नॉर्मली हम किस नाम से जानते हैं? तो नॉर्मली इसको हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। समय अवधि 1922 से 1991 तक, यानी ये संगठन 1922 में बना था, और 1991 में 1991 में इस सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। भूभाग की बात करें, यानी कि इसका प्रभाव किन-किन क्षेत्रों पर था? तो यूरेशिया में स्थित है। यूरेशिया का मतलब यहाँ पर होता है यूरोप और एशिया, यानी कि कुछ एशिया के हिस्से और कुछ यूरोप के हिस्सों को मिला करके सोवियत संघ बनाया गया था, इसीलिए इसको यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। शासन साम्यवादी पार्टी के द्वारा, यानी कि इस पूरे यूएसएसआर पे जो सोवियत संघ का, इस पर सिर्फ एक ही पार्टी का प्रभुत्व था, एक ही पार्टी का शासन था, वो थी साम्यवादी पार्टी। इसका विघटन कब हो जाता है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 9 नवंबर 1991 को क्या होता है, इसका विघटन हो जाता है, और इसमें जो 15 देश थे, विघटित होने के साथ ही पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी कि वो अलग-अलग हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोवियत संघ की विशेषता, यानी कि जिस संगठन के बारे में अभी हमने पढ़ा, जो कि 15 देशों को मिला करके बनाया गया था, उसकी क्या विशेषताएं की थी, क्या फीचर्स थी, जिसने उसको इतना बड़ा संगठन बनाने में योगदान दिया, और इतने लंबे समय तक ये संगठन चलता रहा। तो इसकी सबसे पहली विशेषता थी अर्थव्यवस्था, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे थी, यानी किसी भी संगठन या समुदाय के लिए, देश के लिए, अगर उसको अच्छे से सर्वाइव करना है, तो सबसे ज़रूरी होता है वहाँ की अर्थव्यवस्था। तो अमेरिका को यदि छोड़ दिया जाए, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पहले नंबर पे थी, तो उसके बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर आती है, यानी कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, जिसके कारण ये जो संगठन था इतने सालों तक चल पाया। दूसरी विशेषता, संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी, यानी कि सोवियत संघ का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिसे जिसे हम टेलीफ़ोन, मोबाइल, सैटेलाइट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत वेल डेवलप्ड थी, बहुत अच्छे से थी, उन्नत थी, बहुत अच्छे से विकसित थी। अच्छा, ऊर्जा संसाधन का विशाल भंडार था, मतलब जो सोवियत संघ का एरिया जो था, वो क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, और इतने बड़े क्षेत्रफल में ना ऊर्जा संसाधन बहुत सारे थे, जैसे कि खनिज हो गया, तेल हो गया, लोहा हो गया, कोयला भंडार हो गया। तो इन सभी का उपयोग उन्होंने क्या किया था, अपने देश का डेवलपमेंट करने, विकास करने में और हथियार बनाने में, इन सभी चीज़ों में इसका प्रयोग किया था। इसके अलावा दूर-दराज के क्षेत्र आपस में जुड़े हुए थे, यानी कि जो सोवियत संघ का एक हिस्से से दूसरे हिस्से से जो कनेक्टिविटी थी, जो जुड़ाव था, वो बहुत अच्छे से था, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, परिवहन सिस्टम बहुत अच्छे से विकसित थी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सारी सुविधाएँ उपलब्ध थी। इसीलिए कहा जाता है कि दूर-दराज के क्षेत्र आपस में अच्छे से जुड़े हुए थे।
घरेलू उपभोक्ता उन्नत थी। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो प्रोडक्शन था बहुत अच्छे से होता था, यानी कि जो उनकी डे टू डे लाइफ़ की बेसिक नीड्स होती थी, दिन प्रतिदिन की जो उपभोक्ता की चीज़ें होती थी, उसका वो अपने देश के अंदर ही उत्पादन करते थे, प्रोडक्शन करते थे। छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी चीज़ों तक का उत्पादन वो अपने देश में ही करते थे। जैसे उदाहरण के लिए पिन से लेकर कार तक, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ का उत्पादन वो अपने देश में ही करते थे, किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं थे। सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित था, मतलब कि सोवियत संघ में रहने वाले जितने भी नागरिक थे, उन सभी के लिए जो वहाँ की सरकार थी, सोवियत संघ की सरकार थी, उसने एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था। मतलब कि जो भी बेसिक नीड्स होती है, यानी कि दिन प्रतिदिन की जो यूज़ की चीज़ें होती हैं बेसिक नीड्स में, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान आते हैं, तो ये वहाँ की सरकार ने अपनी जनता के लिए बहुत अच्छे से सुनिश्चित किया था। उपभोक्ता वस्तुएँ रियायती दर पर उपलब्ध थी। रियायती दर का मतलब होता है बहुत सस्ते दाम पर उपलब्ध थी, बहुत ही ज़्यादा नॉमिनेटेड रेट था। यानी कि जो भी वो जो कंज़्यूमर गुड्स होता है, उपभोक्ता वस्तुएँ होती है, जो वहाँ की आम जनता दिन प्रतिदिन यूज़ करती थी, वो बहुत ही सस्ते दर पर, बहुत ही नॉमिनल रेट पर वहाँ पर मुहैया थी, मतलब कि लोगों को उपलब्ध करवाई गई थी। तो ये क्या थी, ये सोवियत संघ की विशेषताएँ थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण सोवियत संघ एक मजबूत संगठन के रूप में उभर कर के आया और लगभग-लगभग कि अनेक वर्षों तक खड़ा रहा और इसने अमेरिका को चुनौती दी। अब सोवियत संघ के विघटन के कारण, यानी कि जो इतना बड़ा संगठन था, जो देखते ही देखते ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा संगठन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, समाप्त हो गया या फिर टूट गया? इसके पीछे वो कौन-कौन से कारण रहे थे जिसने सोवियत संघ को अ, मतलब कि विघटित होने के लिए उसको मजबूर किया? तो सबसे पहली जो सोवियत संघ का विघटन के कारण था, वो सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएँ अंदरूनी रूप से कमज़ोर हो चुकी थी। यानी कि जो वहाँ का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सिस्टम था, जो इंस्टीट्यूशन थी, जो संस्थाएँ थी, वो अंदरूनी रूप से कमज़ोर हो गई थी। क्योंकि ये संगठन 1922 में बनाया गया था और इसके बाद समय के साथ इसमें कुछ कमज़ोरियाँ आती चली गई, जहाँ जो वहाँ की पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी, उसने इन कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश नहीं की, जिस कारण से क्या होता है, आगे चल कर के सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सेकंड, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाना। अब इसका मतलब क्या था कि किसी भी देश की जो जनता होती है, वो अपने सरकार से कुछ आकांक्षाएँ रखती है, एक्सपेक्टेशंस रखती है कि जो सरकार है वो हमारे लिए कुछ काम करेगी। लेकिन वहाँ की जो सरकार थी, जो साम्यवादी पार्टी थी, वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस थे, जो वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए क्या होता है, वहाँ की जो जनता होती है वो अपने सरकार के खिलाफ ही विरोध करने लग जाती है। तो ये भी उसके सोवियत संघ के विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। संसाधनों का अधिक उपयोग परमाणु हथियार और सैन्य सामानों पर खर्च करना, यानी कि अभी हमने पढ़ा कि सोवियत संघ के पास क्या था कि विशाल संसाधन के भंडार थे, चाहे ऊर्जा हो गया, परमाणु हो गया, तेल हो गया, कोयला हो गया, ये सब बहुत विशाल मात्रा में उपलब्ध है। परंतु सोवियत संघ ने इसका ज़्यादातर प्रयोग अपने देश के विकास के लिए, अपनी जनता को अम, मतलब कि जनता के विकास के लिए ना कर के ज़्यादातर प्रयोग इसका सैन्य साज़ो-सामानों पर, सैन्य उपकरण बनाने में, हथियार बनाने में उपयोग किया, जिस कारण से सोवियत संघ क्या हो गया था, पश्चिम देशों के मुकाबले यानी अमेरिका से बहुत पीछे रह गया। तो ये भी इसके विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ की आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। अब होता क्या है कि सोवियत संघ के जो नागरिक होते हैं, वहाँ की सरकार, सोवियत संघ की सरकार अपने नागरिकों से कहती है कि हम अमेरिका से बहुत आगे हैं, डेवलप है बहुत चीज़ों में। लेकिन धीरे-धीरे जब समय बढ़ता है, तो वहाँ के लोगों को इस बारे में जानकारी आने लग जाती है कि हम, यानी कि जो सोवियत संघ है, वो अमेरिका से बहुत पीछे है। तो इसको लेकर के वहाँ की जनता क्या करती है, विरोध करने लग जाती है कि हमें भी अमेरिका की तरह डेवलप होना, मतलब हमें भी अमेरिका की तरह डेवलप होना है। नेक्स्ट था कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा 70 साल तक शासन के प्रति जवाबदेह नहीं थी, यानी कि
अभी हमने पढ़ा कि सिर्फ एक ही पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके अलावा किसी और पार्टी को वहाँ पर चुनाव लड़ने या रूल करने का कोई अधिकार नहीं था, शासन चलाने का अधिकार नहीं था। तो 70 सालों तक एक ही पार्टी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि पूरे देश के ऊपर, पूरे सोवियत संघ के ऊपर इस पार्टी का दबदबा हो गया था। यानी कि ये अपनी मनमर्जी करती थी, किसी के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती थी, जो भी फैसले लेती थी वो किसी को इसको अकाउंटेबल नहीं होना पड़ता था, जवाबदेह नहीं होना पड़ता था। नेक्स्ट, मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका। अब मिखाइल गोर्बाचेव क्या थे, सोवियत संघ के आगे चल करके मिखाइल गोर्बाचेव सचिव बनते हैं और इन्होंने देखा कि सोवियत संघ के अंदर बहुत सारी कमियां हैं या फिर सोवियत संघ पश्चिम देशों के मुकाबले बहुत पिछड़ा हुआ है। तो इन्होंने इसको ठीक करने के लिए कुछ सोवियत संघ के अंदर सुधार किए, परंतु हुआ क्या कि वहाँ उस देश की जो जनता थी उसने उसका मतलब कि उन सुधारों का विरोध किया और खुद सोवियत संघ की पार्टी के अंदर के जो लोग थे उसके द्वारा भी विरोध किया गया। अच्छा, मिखाइल गोर्बाचेव तो अच्छे के लिए काम कर रहे थे, सोवियत संघ को सुधारना चाहते थे, फिर क्यों यहाँ के लोगों ने और इसकी पार्टी ने विरोध किया? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि सोवियत संघ मतलब कि जो वहाँ की जनता थी सोवियत संघ की, उनका मानना था कि मिखाइल गोर्बाचेव जो सुधार कर रहे हैं बहुत धीरे-धीरे कर रहे हैं, इनको एकदम तेज गति से और जल्दी-जल्दी सुधार करना चाहिए, इसीलिए वहाँ की जनता ने विरोध कर दिया। जबकि वहाँ की पार्टी का कहना था कि पार्टी के लोगों का कहना था कि यदि इस प्रकार के सुधार किए गए तो पार्टी के लोगों का जो देश के ऊपर वर्चस्व है, उनकी जो विशेषाधिकार है वो धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या किया गया था कि मिखाइल गोर्बाचेव ने जो सुधारों के कदम उठाए थे, वहाँ की जनता और उसकी पार्टी के भीतर दोनों ही विरोध शुरू हो गया। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। यानी कि सोवियत संघ 15 देशों को मिला करके एक संगठन बनाया गया था, परंतु इसमें जो सबसे शक्तिशाली देश था वो रूस था। इसी की मतलब जो भी फैसले लिए जाते थे उसमें सबसे ज्यादा प्रमुखता रूस की होती थी। तो बाकी जो देश थे वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक दबा हुआ महसूस करते थे। तो बाद में धीरे धीरे जो बाकी 14 देश थे उन देशों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी कि हमारा स्वयं का राष्ट्र, हम स्वयं फैसले लेंगे। तो आगे चल करके जो बाकी देशों की जो जनता होती है, जो सोवियत संघ के अंदर शामिल देश थे, वहाँ की जनता ने भी इसका विरोध करने लग गए कि नहीं, उन्हें सोवियत संघ में नहीं रहना, उन्हें अपना एक अलग देश चाहिए, वो अलग रहना चाहते हैं। तो ये सारे क्या थे, सोवियत संघ के विघटन के कारण थे। इन कारणों ने मिलकर के ही सोवियत संघ जैसे विशाल संगठन के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। यानी कि सोवियत संघ का विघटन तो हुआ, अब इसके क्या परिणाम निकल करके आए, क्या रिजल्ट निकल करके आए। तो दूसरी दुनिया का पतन और नए देशों का उदय। यानी कि सबसे पहली चीज क्या हुआ था कि दो ध्रुवीयता थे। यानी कि दो ध्रुवीयता का मतलब एक अमेरिका था और सोवियत संघ, परंतु जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो वैसे ही ये जो दूसरी दुनिया थी जिसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, इसका पतन हो जाता है। अब नए देशों का उदय। सोवियत संघ चूंकि 15 देशों को मिला करके बनाया गया था, तो जैसे ये सोवियत संघ विघटित होता है वैसे ही ये बाकी के जो 15 देश होते हैं वो भी स्वतंत्र हो जाते हैं, वो नव स्वतंत्र देश के रूप में उभर करके सामने आते हैं। दूसरा क्या होता है, हथियारों की होड़ समाप्त हो जाती है, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ इन दोनों के बीच में ही एक होड़ चलती थी, रेस चलती थी कि कौन ज्यादा हथियार अपने पास रखेगा। तो सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये हथियारों की होड़ थी, ये भी समाप्त हो गई। नेक्स्ट था शीत युद्ध का अंत। अब शीत युद्ध किन दोनों के बीच में था, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में था, परंतु जब ये सोवियत संघ ही नहीं रहा तो ये जो शीत युद्ध क्या हो गया, ये शीत युद्ध भी समाप्त हो गया और अमेरिका और रूस ने अपने संबंधों को क्या किया, दोस्ताना ढंग से शुरू किया। एक ध्रुवीय विश्व। यानी कि पहले दो ध्रुवीयता था, एक अमेरिका था और सोवियत संघ। जब सोवियत संघ समाप्त हो गया तो पूरा विश्व क्या हो गया, एक ध्रुवीय बन गया। यानी कि पूरे विश्व के ऊपर केवल एक देश का वर्चस्व स्थापित हो गया, वो था अमेरिका। तो ये सारे क्या थे, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी का क्या अर्थ था, तो शॉक थेरेपी का क्या था कि शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी कि साम्यवाद के पतन के बाद
पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की और संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया जिसे शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। अब ये डेफिनेशन आपके बुक में दी हुई है शॉक थेरेपी का, लेकिन ये थोड़ा जटिल है, कठिन है, कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने में दिक्कत आ रही है, तो इसको थोड़ा आसान करके समझते। देखिए, था क्या कि यहाँ पे जो इसकी पुरानी व्यवस्था थी, यानी कि जो सोवियत संघ की पुरानी व्यवस्था थी, वो साम्यवादी व्यवस्था थी। मतलब जो सोवियत संघ के अंदर जो शामिल देश थे, जितने भी देश थे सोवियत संघ में, वो साम्यवादी व्यवस्था प्रचलित थी और ये वहाँ की क्या थी, पुरानी व्यवस्था थी। लेकिन बाद में होता क्या है कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। अब विघटन हो गया तो ये जो प्रणाली थी, अब ये भी किसी काम की नहीं रह गई। तो इन देशों को, सोवियत संघ के देशों को अपनी पुरानी व्यवस्था छोड़ करके एक नई व्यवस्था अपनानी थी और वो कौन सी व्यवस्था थी, पूंजीवादी व्यवस्था। तो यही इसी पूरी प्रक्रिया को, यानी कि जो मतलब सोवियत संघ में शामिल जो देश थे, उन जो नव स्वतंत्र देश थे, उन्होंने अपनी जो पुरानी व्यवस्था यानी साम्यवादी व्यवस्था को छोड़ करके जो बाद में नई व्यवस्था को अपनाए, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। इसी पूरी प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, इसको शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। अब इसकी क्या विशेषता थी, तो साम्यवाद में क्या था कि अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण, यानी कि साम्यवाद में पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होता था, सरकार का होता था। जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में पूरा कंट्रोल किसका होता था, मतलब सॉरी, खुली अर्थव्यवस्था थी, यहाँ पर सरकार का नियंत्रण नहीं था। तो यही जो पूरी प्रक्रिया थी, यानी कि सोवियत संघ के देशों का अपनी पुरानी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था को छोड़ करके एक नई व्यवस्था अपनाना, पूंजीवादी व्यवस्था अपनाना, इसी को किस नाम से जाना जाता है, सोवियत संघ, सॉरी, शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पूरा मॉडल था, इसको बनाया किसने था, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ, इंटरनेशनल लेवल की एक संस्था है, और दूसरी विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने बनाया था। तो इन्होंने ही इस व्यवस्था को अपनाया था और इसी पूरी प्रक्रिया को शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। अब शॉक थेरेपी की विशेषताएं, जैसे हमने सोवियत संघ की विशेषताएं देखी थी, वैसी शॉक थेरेपी की भी कुछ विशेषताएं थी। जैसे शॉक थेरेपी की पहली विशेषता थी मिल्कियत का प्रमुख निजी स्वामित्व, यानी कि मिल्कियत का मतलब यहाँ पर है प्रॉपर्टी राइट, जो संपत्ति का अधिकार था। वो देखो, सोवियत संघ में क्या होता था, जो प्रॉपर्टी होती थी वो पूरे राज्य के नियंत्रण में होता था, यानी कि उसके ऊपर सार्वजनिक नियंत्रण होता था। परंतु शॉक थेरेपी में क्या किया गया था, ये कहा गया था कि निजी स्वामित्व होगा, यानी कि प्रॉपर्टी के ऊपर लोगों का पर्सनल राइट होगा, प्रॉपर्टी उनकी अब से निजी संपत्ति होगी, सरकार की संपत्ति नहीं होगी। दूसरा क्या था, राज्य की संपदा का निजीकरण, यानी कि सोवियत संघ में जो पूरी की पूरी संपदा थी, जो संपत्ति थी, उसके ऊपर राज्य का नियंत्रण होता था। परंतु बाद में क्या किया गया कि जो राज्य की संपत्ति थी उसका निजीकरण किया गया, उसका प्राइवेटाइजेशन किया गया, वो निजी हाथे के लोगों में जो राज्य की संपत्ति थी उसको सौंपा गया। नेक्स्ट विशेषता क्या है कि मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था को अपनाना। अभी हमने उसमें सोवियत संघ में पढ़ा था, वहां पर क्या था कि उनकी उपभोक्ता की जो भी वस्तुएं थी वो दिन प्रतिदिन अपने देश में ही उसका उत्पादन कर लेते थे और व्यापार, जैसे मुक्त व्यापार, दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करते थे। लेकिन जब उन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया तो उन्होंने मुक्त व्यापार को भी अपनाया, मतलब कि अब एक देश दूसरे देश के साथ ही बहुत इजीली और आसानी से व्यापार कर सकता था। अगली विशेषता क्या थी, इसमें सामूहिक फार्मों को निजी फार्मों में बदला गया। सामूहिक फार्म का मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर कृषि की जाती है, बहुत बड़े लेवल पर खेती की जाती है। तो होता क्या है कि जो वहाँ पे सामूहिक फार्म थे, पहले सरकारी तरीके से जो खेती की जाती थी उसको निजी फार्मों में बदला गया, वो प्राइवेट लोगों को दिया गया और प्राइवेट लोगों ने वहाँ पर खेती करवानी शुरू की। नेक्स्ट क्या था, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, यानी कि जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा तो एक दूसरे की मुद्राओं को, यानी कि करेंसी को क्या करेगा, एक्सेप्ट भी करेगा, यानी एक दूसरे की करेंसी को वो लोग मानेंगे। इसी को कहते हैं मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, जैसे ही ये जो 15 देश थे ये अलग होते हैं, अब ये साम्यवादी व्यवस्था से अलग हो चुके थे, अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है कि पूंजीवादी व्यवस्था आती है। तो जब ये व्यापार करना शुरू करते हैं 15 देश, तो इन्होंने क्या किया था, पश्चिम के देश थे, जो वेस्टर्न कंट्री थी, अमेरिका हो गया, पश्चिमी यूरोप के देश थे, इन देशों के साथ क्या किए थे, अपने व्यापार शुरू किए थे, जिस कारण से पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक व्यवस्था से इनका जुड़ाव हो गया। तो ये क्या थी, शॉक थेरेपी की कुछ विशेषताएं थी। जो शॉक थेरेपी अपनाया गया था तो उसमें ये विशेषताएं शामिल थी।
अब शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले, क्योंकि शॉक थेरेपी हमने पढ़ लिया क्या होता है, शॉक थेरेपी की क्या विशेषता है। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो शॉक थेरेपी का क्या परिणाम निकला था। तो रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, यानी कि हुआ क्या था कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो उसके बाद वहां पर शॉक थेरेपी लाई जाती है। शॉक थेरेपी का मतलब कि जो मतलब साम्यवादी देश थे वहां पर साम्यवादी शासन के समाप्ति के बाद वहां पर क्या करना था, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था, यानी कि पुरानी व्यवस्था को छोड़ के जो नई व्यवस्था अपनाना था। तो इसको एकदम से अपना लिया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि रूस का जो पूरा औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया। चरमराने का मतलब है कि नकारात्मक रूप से उस प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्या था, आर्थिक परिणाम अनुकूल नहीं रहे। क्यों अनुकूल नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर जो भी परिवर्तन किए गए थे शॉक थेरेपी में, बहुत ही बड़े स्तर पर किए गए थे। और कोई व्यवस्था जो बहुत सालों से चली आ रही है उसमें एकदम से इतना बड़ा परिवर्तन करेंगे तो वो क्या करेगा, नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था जो थी, आर्थिक परिणाम थे वो भी अनुकूल नहीं रहे, यानी कि आर्थिक रूप से यहाँ पर बहुत हानि हुई। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट हो गई, यानी कि जो रूस की करेंसी थी रूबल, जैसे यूएस का यूएस डॉलर होता है वैसे ही रूस की करेंसी रूबल है, तो उसमें भारी गिरावट आ गई रूस की मुद्रा में। नेक्स्ट क्या परिणाम निकला, समाज की कल्याण की पुरानी व्यवस्था का अंत हो गया। मतलब कि पहले क्या होता था कि जब वहां पर साम्यवादी शासन था तो साम्यवादी सरकार ने अपने लोगों के लिए कुछ चीजें उपलब्ध करवा रखी थी, जैसे कि जो बेसिक नीड्स होती है, उपभोक्ता की वस्तुएं होती है, वो लोगों को रियायती दर पर उपलब्ध करा रखी थी। लेकिन अब वो व्यवस्था समाप्त हो गई, तो ये कल्याण की जो पूरी योजनाएं चलाई जाती थी वो भी समाप्त कर दी गई। तो इससे वहां के लोगों को दिक्कत आने लग गई। विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने शॉक थेरेपी की विशेषता में पढ़ा कि जो सरकार की संपत्ति होता है उसका निजीकरण किया जाता है, यानी कि सरकार की संपत्ति को बेच करके क्या किया जाता है कि निजी प्राइवेट हाथों में दिया जाता है। तो ये गराज सेल था। गराज सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया था, जो सरकार के महत्वपूर्ण उद्योग धंधे थे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थी, उनको बहुत ही औने पौने दाम पर, बहुत सस्ते सस्ते रेटों पर क्या कर दिया गया था, निजी हाथों में उसको बेच दिया गया था। आर्थिक विषमता बढ़ी। क्यों आर्थिक विषमता बढ़ी? क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा था केवल वही लोग और ज़्यादा आगे बढ़ पाए। उन्होंने ही ये जो मतलब बड़े-बड़े उद्योग थे उसको खरीदे, जबकि जो गरीब लोग थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए। क्यों? क्योंकि जो उनके लिए, गरीब लोगों के लिए पहले जो समाज कल्याण की पूरी योजनाएँ व्यवस्था थी, अब वो भी समाप्त हो गई। और उसके अलावा ये लोग क्या कर सके, उद्योग धंधे में भी मतलब इसको खरीद नहीं सके। तो इस वजह से आर्थिक विषमता बढ़ गई, अमीर और गरीब होता गया। खाद्यान्नों का संकट उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर क्या होता था कि जो मतलब कि फसल का उत्पादन होता था वो सामूहिक फार्मों में किया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो वहाँ की सरकार थी, सोवियत संघ की सरकार, वो अपने लोगों के लिए फूड मुहैया कराती थी। लेकिन अब हुआ क्या कि जो सार्वजनिक फार्म थे वही समाप्त हो गए, उसको निजी फार्मों में बदल दिया गया है। तो निजी फार्म कभी भी खाद्यान्न का उत्पादन नहीं करेंगे, वो उन चीज़ों का उत्पादन करेंगे जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है। तो जिस वजह से क्या हुआ था कि खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, लोगों को खाने की समस्या हो गई। नेक्स्ट था माफिया वर्ग का उदय हुआ। माफिया वर्ग का उदय का मतलब होता है कि उद्योग धंधों को खरीदा जा रहा था, बेचा जा रहा था, तो एक मिडल मैन का उदय होता है, सॉरी मिडल मैन या जिसको मीडिएटर कहते हैं, जो दो लोगों के बीच में क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है। तो इस वजह से माफिया वर्ग का उदय हुआ। धीरे धीरे वहां पर भ्रष्टाचार भी बढ़ने लग गया था। नेक्स्ट टॉपिक है सोवियत संघ और भारत के मध्य संबंध। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो भारत और सोवियत संघ के मध्य यदि हम संबंधों की बात करें तो भारत और सोवियत संघ के मध्य संबंध हमेशा ही से ही, यानी कि शुरू से ही बहुत अच्छे रहे। वर्तमान समय में भी भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं। तो आइए समझते हैं इनके संबंधों को। जैसे राजनीतिक संबंध कैसे रहे हैं, तो कश्मीर मामले पर भारत का साथ दिया, यानी कि जब कभी भी यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कश्मीर के प्रश्न, जब मतलब कश्मीर मामले पर यह प्रश्न उठता है कि कश्मीर भारत का है या पाकिस्तान का, तो रूस यानी कि सोवियत संघ क्या करता है कि हमेशा भारत का साथ दिया है। दूसरा, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। इस समय सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी। अच्छा, अगर हम आर्थिक संबंधों को देखें तो सार्वजनिक कंपनियों की मदद, यानी कि जो मतलब कि पब्लिक सेक्टर, जो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उनको स्थापित करने में, उनको फंडिंग करने में
सोवियत संघ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के कारण भिलाई इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई, यानी कि इन इस्पात संयंत्र स्टील प्लांट को स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सोवियत संघ की रही है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा, यानी कि जिस समय भारत के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी, उस समय सोवियत संघ ने रुपयों को माध्यम बना करके क्या किया था, व्यापार किया था, जो कि उस समय कोई भी दूसरा देश शायद ऐसा न करता, लेकिन सोवियत संघ ने भारत की ऐसे समय में भी मदद की है। अगर हम सैन्य संबंधों को देखें तो भारत रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है, यानी कि भारत अपने जितने भी हथियारों को इम्पोर्ट करता है, दूसरे देशों से मंगाता है, उसमें सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से मंगाता है, रूस से मंगवाता है। इसके अलावा रूस सैनिक टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करता है। रूस के पास जो भी सैनिक टेक्नोलॉजी है वो भारत के साथ साझा करता है, भारत के साथ शेयर करता है, जिससे भारत को क्या होती है, सैनिक मदद मिलती है। अच्छा, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो इसमें क्या किया था, सैनिक रूप से, यानी कि सैनिक मदद सोवियत संघ ने भारत को दी थी। सांस्कृतिक संबंधों की यदि हम बात करें तो हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति, यानी कि जो इंडियन फिल्म्स है, यहाँ की जो कल्चर है, वो सोवियत संघ में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। स्पेशली जो शाहरुख खान है वो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, उनको गानों को बहुत सुना जाता है। अच्छा, कई भारतीय लेखक और कलाकार हो गए, जो हमारे एक्टर्स होते हैं, राइटर्स हो गए, उन्होंने सोवियत संघ की क्या की है, यात्रा की है, तो इससे भी दोनों देशों के बीचों में संबंध सुधरे हैं, संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो वो कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।